के बाद तो जी हमारे बेनिफिट ही बेनिफिट है, कर लिया तो हमारे नंबर पक्के। और भी इसके साथ बाकी इसके जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स हैं कर लेना इम्पॉर्टेंट। एवरीवन वेलकम टू प्रिसीजन प्रेप। मैंने बहुत सारे चैप्टर्स, चाहे आपका नेशनल इनकम हो, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो ईच चैप्टर जो है वो शॉर्ट में कंटेंट करके आपके लिए डाला है। काइंडली गो टू वॉच दैट वीडियो अगर आपको कोई भी चैप्टर्स जो है वो डिटेल में करने हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं टॉप 20 ऐसे क्वेश्चंस जिनको करने के बाद आपका जो है 20 to 30 मार्क्स फिक्स हो जाने वाले हैं। ये क्वेश्चंस हमने पास्ट पेपर, ईयर्स पेपर्स जो है स्टडी करके निकाले हैं, सैम्पल पेपर्स चेक किए हैं और बहुत सारे बुक्स में से रेफर किया है, जिनको करने के बाद आपके चैप्टर्स भी रिवाइज हो जाएंगे, आपके 20 to 30 मार्क्स भी फिक्स हो जाएंगे, जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड हैं और आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉप 20 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, लास्ट मिनट रिवीजन। अब इसमें क्या होने वाला है ना कि दोनों के हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। 10 questions from the macroeconomics and 10 questions from the Indian economic development. Let's start with the questions. ओके जी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं दैट आई वुड लाइक टू क्लियर। नंबर वन, कि जब भी आप अपना क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन को ध्यान से 1 और 2 बार पढ़ना। अगर स्ट्रेट क्वेश्चन है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स केस बेस्ड क्वेश्चन में वो बहुत इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, सो मेक श्योर कि आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ो और फिर अपना आंसर्स लिखो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर दो, बिकॉज उसको करने से आपके नंबर्स क्या है, फिक्स हो जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिफाइन जीडीपी एंड एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशंस एज अ मेजर ऑफ वेलफेयर। सबने किया है, सबको रटा हुआ है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी इज नथिंग योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट मीन्स एक साल में वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो राइज हो सकता है, दैट इज नोन एज योर जीडीपी। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज योर जीडीपी, राइट? Second part of the question, explain the limitations as a measure of a welfare. Now important question, आपका कितने मार्क्स में आने वाला है? फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज कमिंग इज इन द 4 मार्क्स, राइट? तो क्या करोगे? 1 मार्क में तो आपने क्या किया, अपना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिख दिया। अब नाउ फॉर द रेस्ट 3 मार्क्स अब क्या एक्सप्लेन कर दो, उसके लिमिटेशंस एक्सप्लेन करो। ठीक, अब लिमिटेशंस एक्सप्लेन करेंगे। नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया दैट इज कंपोजिशन ऑफ अ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ अ जीडीपी का मैटर आपको आगे लिखना है, तो पहले तो आपका जो है वो हेडिंग इंपॉर्टेंट होना चाहिए। 3 हेड्स लिख लो आपके, कंपोजिशन ऑफ अ जीडीपी, सेकंड और थर्ड, जो भी आपके 2 या 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स लिखने, 3 हेड्स लिख दिए। कंपोजिशन ऑफ अ जीडीपी, फॉर एग्जाम्पल सेकंड पॉइंट हमने लिख दिया नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस, दैट इज अ बार्टर सिस्टम। और थर्ड आप लिख दो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ जीडीपी, है ना। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या होता है रिवीजन के लिए, आपका एक्सटर्नलिटीज करके। सो दीज आर द पॉइंट जो हमें क्या रखने हैं ना, आपका ध्यान में रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आपने पॉइंट्स तो हमने क्वेश्चन एक्चुअल में रिवाइज कर लिया, क्या करना है कैसे करना है। अब 4 मार्क्स मुझे पूरे के पूरे लाने हैं, तो सबसे पहले जीडीपी का डेफिनेशन फॉर द 1 मार्क। फिर हमें क्या करना है, आपका 3 पॉइंट्स लिख दिए। अब जो 3 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, लेट्स से आपने लिखा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को आप अंडरलाइन करोगे, देन यू विल राइट डाउन कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में क्या होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लिखोगे, कंपोजिशन ऑफ इनकम या एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आप एक सेपरेट क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके जी, चलते हैं हमारा सेकंड नंबर ऑफ अ क्वेश्चन के, जो हमारे लिए करना इंपॉर्टेंट है। दैट इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी विद डायग्राम। ऑलरेडी किया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका रियल फ्लो और आपका मनी फ्लो। पूरा वीडियो पोस्ट किया है मैंने इनके ऊपर, आप जाके चेक कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या करना है, इसका मॉडल एक्सप्लेन करना है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम क्या कंसीडर करते हैं, बताओ जी, सबको याद होगा। 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा, आपका हाउस होल्ड और आपका प्रोड्यूसर। तो दोनों में हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर पे क्या जाता है और प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज, सबको आता है, कर लेना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग इन अ नेशनल इनकम। डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आपको एक्सप्लेन करना है इन द एस्टिमेशन ऑफ अ नेशनल इनकम। डबल काउंटिंग इज व्हाट, एस्टिमेशन ऑफ इनकम या फिर
काउंटिंग ऑफ अ वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट या काउंटिंग ऑफ अ इनकम मोर देन वंस, अभी कि दो बार ही होगा, इट काउंटिंग मोर देन वंस इज नोन एज योर डबल काउंटिंग। ये आपने प्रॉब्लम एक्सप्लेन करी। अब यहाँ पे उसने सॉल्यूशन तो पूछा नहीं है हमसे और ना ही हम देने वाले हैं, नहीं पूछा है तो नहीं बताएंगे। प्रॉब्लम बता दिया डबल काउंटिंग का कि आपने एक से ज्यादा बार अगर कोई इनकम काउंट करी है तो उसे हम क्या कहेंगे, डबल काउंटिंग। तो इसके लिए क्या करो ना, एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल में वो फार्मर वाला एग्जाम्पल तो सबने ही किया है कि 100 रुपीज का जो है वीट प्रोड्यूस किया, फिर उसको बेकरी में ले गए, फिर केक बना दिया। तो ये वाला एग्जाम्पल कोट करो। और जब ये एग्जाम्पल कोट करोगे ना, मेक इट इन अ फ्लो डायग्राम। फ्लो डायग्राम में बनाना, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, टीचर को ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। एट अ इंस्टेंट टीचर ने देखा कि आपने 1 मार्क में क्या किया है, उसका डेफिनेशन लिखा है, और बाकी 2 या 3 मार्क्स में आपने क्या किया ना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर 4 मार्क में आता है तो बस 1 मार्क में लिख देना हाउ टू रिमूव दिस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। कैसे था, इधर अब फाइनल गुड्स का सर्विसेज ले लो या फिर सिर्फ क्या लो, वैल्यू एडेड ऐड करो। ध्यान में रखना है किसी भी तरह की गलती इसमें नहीं करनी है। ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। देखो क्वेश्चन में क्या है, जीडीपी और जीडीपी ये तो सेम है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। क्या रह गया आपके पास, ओनली द मार्केट प्राइस, और क्या रह गया आपका, फैक्टर कॉस्ट रह गया। सो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, दैट मार्केट प्राइस इक्वल टू योर फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी। मैंने बहुत अच्छे में डिटेल से इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन किया है आपका, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सबको आते हैं functions of central bank, one of the important question. He can ask you in the 5 marks, he can ask you in the 3 marks, or he can ask you from the MCQs के out of the following which is not a function of the central bank। एक फटाफट से रिवीजन ले लेते हैं। क्या है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, बैंकर्स बैंक होता है, गवर्नमेंट्स बैंक होता है, लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, इशूअर ऑफ द नोट्स होता है, बिकॉज सारे नोट्स कौन इशू करता है, सेंट्रल बैंक इशू करता है, कंट्रोलर ऑफ अ मनी होता है या कंट्रोलर ऑफ अ क्रेडिट कह लो, या चेक क्लियरेंस फंक्शन भी कौन करता है, आपका सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ना किसी भी हालत में आपको नहीं छोड़ के जाने हैं। अरे छोड़ दिया तो फिर सेंट्रल बैंक खत्म। मनी एंड बैंकिंग में द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, सेंट्रल बैंक और आपका क्रेडिट कंट्रोलर, तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 80/80 मार्क्स सिक्योर करने हैं ना, तो कर लो ये वाले क्वेश्चंस, आपका बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। थैंक मी लेटर ऑन। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं आपका। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। दिस क्वेश्चन विल कम इन द 3 मार्क्स, लेकिन इस क्वेश्चन का जो नॉलेज है ना, वो आपके 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला है। कैसे, एक तो आपके पास डिफ्लेशनरी और इन्फ्लेशनरी गैप में आपसे पूछेगा, फिर अलग से एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लिया है तो ये आपका मनी और बैंकिंग में काउंट हो गया। फिर अगर एमसीक्यू में भी पूछ लिया तो वहां पे भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है ना। तो इस चैप्टर को करने के बाद तो जी हमारे बेनिफिट ही बेनिफिट है, कर लिया तो हमारे नंबर पक्के। और भी इसके साथ बाकी इसके जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स हैं कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा अभी 12 के लिए भी, और आने वाले ईयर्स में आगे आपके हायर एजुकेशन के लिए भी बड़ा बेनिफिट होने वाला है, तो छोड़ना नहीं है। एक्सप्लेन रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, वो रेट जिसपे जो है आपका सेंट्रल बैंक मनी लेंड करता है, किसे, टू द commercial banks, yes, central bank, that is I'm writing in a short, that is RBI, central bank जो है आपका जब पैसा lend करता है to the commercial banks at a given rate of percentage, उसे आप क्या कहते हो, repo rate। और reverse repo rate, कमर्शियल बैंक्स अपना एक्स्ट्रा मनी जो भी आरबीआई के पास पार्क करता है उसे आप क्या कह देते हो, रिवर्स रेपो रेट। सिर्फ इतना करने से नहीं होगा, हाँ 3 मार्क्स में पूछा है तो आप डेफिनेशंस लिख के छोड़ सकते हो, थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो, लेकिन इसका नॉलेज बाकी चैप्टर्स में और कंट्रोलिंग ऑफ अ मनी में इंपॉर्टेंट होता है ना। अब उसने इतना ना पूछ करके आपसे इन डिटेल पूछ लिया, व्हाट हैपन इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ अ कमर्शियल बैंक। उसने क्या किया, ये बोल दिया कि अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, अगर रेपो रेट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, इंक्रीज कर दिया है, रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो मतलब क्या है, आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक्स को लोन देता था, वो लोन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्सपेंसिव हो गया। कोई चीज एक्सपेंसिव मेरे पास ही आएगी तो क्या होगा, मैं ज्यादा और महंगी दूंगी ना आगे, तो वैसे ही कमर्शियल बैंक क्या करेगा, पब्लिक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा।
अब पब्लिक कहेगी अरे यार पहले तो आप 7% पे लोन देते थे और अब आप दे रहे हो 9% पे, 8% पे, वी आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम यू, तो कमर्शियल बैंक से लोन लेना बंद कर देंगे। सो धीरे धीरे जो मनी फ्लो है वो आपका क्या होगा, कंट्रोल होगा। तो ये कौन सी सिचुएशन में आएगा, आपका इन्फ्लेशनरी कैप के अंदर, ठीक है। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट काम करता है। अब फॉर एग्जांपल रिवर्स रेपो रेट कहां से रिवर्स होगा, रिवर इस तरीके से कमर्शियल बैंक आपका एक्स्ट्रा मनी पार्क करेंगे आरबीआई के साथ, मतलब इन द केस ऑफ लाइक अ फिक्स डिपॉजिट, मान लो जैसे हम बैंक्स को देते हैं पैसा ताकि बढ़ जाए, वैसे ही कमर्शियल बैंक ने पैसा दे दिया किसको, आरबीआई को, टू कीप इट एज अ मनी सो दैट कमर्शियल बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। अब आरबीआई कहता है कि मैं आपको 8% पहले देता था लेकिन अब नहीं, अब मैं आपको सिर्फ 6% जो है इंटरेस्ट दूंगा। कमर्शियल बैंक क्या कहेगा कि मैं आपको पैसा क्यों दूं, मैं पब्लिक को लोन दे देता हूं, पब्लिक को लोन दूंगा तो पब्लिक 8 की जगह 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देगी, सो व्हाई वुड आई गिव मनी टू यू। सो इस केस में कमर्शियल बैंक्स का जो मनी है वो लोगों की तरफ ज्यादा जाएगा, दैट मीन्स मनी फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो दोनों केसेस इंक्रीज और डिक्रीज वाइस वर्सा जो है आपको ये करने हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एवरीबडी नो एग्रीगेट डिमांड क्या है, आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट प्लस आपका गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज नोन एज व्हाट, योर नेट एक्सपोर्ट्स और गवर्नमेंट। ये आपके 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है, लेकिन अगर सिर्फ 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पूछता है तो क्या करोगे, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट ओनली, राइट। ओके जी, पार्ट 8, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है कि जब फाइनेंस डेफिसिट, आपने फॉर्मूला किया है दैट इधर ऑल बोरोइंग्स, फाइनेंसिंग डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है ना, दिस इज नॉट फाइनेंसिंग डेफिसिट, दिस इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। सो फाइनेंसिंग डेफिसिट में क्या होता है ना कि वो सारी की सारी बोरोइंग्स करता है। बोरोइंग्स करता क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी के पास क्या है ना कि पैसा कम पड़ जाता है, माइट बी ड्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए, तो जितनी भी कमी होती है ना तो उसके लिए क्या लेने पड़ते हैं, लोन्स लेने पड़ते हैं। तो उस फाइनेंस को डेफिसिट करना, दैट इज डेफिसिट को फाइनेंस करना, कैसे उस पैसे की कमी को पूरा किया जाए, इज नोन एज योर डेफिसिट फाइनेंसिंग। ये क्वेश्चन लर्न करना, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में गिवन है, एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिस्कल डेफिसिट एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग बोथ आर इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट और किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। 9th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्लिब्रियम ऑफ लेवल ऑफ इनकम। इक्लिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, देखो उसने यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि इक्लिब्रियम लेवल को कौन सी अप्रोच से करना है, और जहां तक मैं समझती हूँ ये क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट में तो नहीं आ सकता है ना, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन इन अ लॉन्ग टर्म। अगर तो छोटे में आता है तो आप नॉर्मली एडी और एएस और एस एंड आई दोनों अप्रोच देखो लिखना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट स्किप दैट कि हम एक ही लिखेंगे तो हो जाएगा, बिकॉज उसने कुछ भी आपको क्लैरिटी नहीं दिया है और पेपर में क्लैरिटी करके क्वेश्चन आता है। मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। सो आप एडी एएस अप्रोच और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच दोनों अच्छे से करके जाओ, क्वेश्चन इंटायरली डिफरेंट आएगा। हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए या डायग्राम बना के पूछ ले कि डायग्राम ऊपर बना के दिया है, अंडरस्टैंड करो, इलेबोरेट करो कि वो एक डायग्राम में आपको क्या कहना चाहता है, ठीक है। एडी और एएस अप्रोच अगर आपको डिटेल में करना है तो गो वॉच द वीडियो डिटर्मिनेशन ऑन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डरने की कोई बात नहीं है, इजी चैप्टर है और यूनिट भी अच्छा खासा एग्जाम से आप टेस्ट करने के लिए पूछता है। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वाला टॉपिक अगेन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है, समवट इसका पार्ट जो आपका बीओपी के अंदर भी है, वहां से आप कर सकते हो। आई होप तुम्हें वीडियो ये पसंद जा रहा है सब स्टूडेंट्स को। सो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर आप ये मेरी वीडियोस लाइक करते हो ना, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज इन्हें लाइक करो, कमेंट करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपका मिस ना हो। चेक करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्वेश्चन नंबर 11 to 20, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट, स्टेट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, हमने ऑलरेडी किया है। आप एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशंस एक्सप्लेन करोगे, दैट इज बैकवर्ड इकोनॉमी था, स्टैग्नेंट इकोनॉमी था। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या था, लो था, लो इन्वेस्टमेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देयर इज अ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे क्या एक्सप्लेन करना है, दैट ऑल द ऑक्यूपेशंस आर मेजरली रिकॉग्नाइज्ड इन द एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर सेक्टर में था।
देयर वॉज अ लो पर कैपिटा इनकम, बिकॉज पर कैपिटा इनकम कम थी। और क्या एक्सप्लेन करोगे? डेमोग्राफिक कंडीशंस एक्सप्लेन कर दो कि बर्थ रेट्स और डेथ रेट्स जो हैं वो बहुत, बर्थ रेट्स आर लो एंड डेथ रेट्स आर हाई, तो ये एक्सप्लेन करोगे। इंडियन इकोनॉमी का फीचर फर्स्ट चैप्टर से, फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आना ही आना। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ये भी आपको मिल जाएगा अराउंड आपके सेकंड चैप्टर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर। बट आई वुड लाइक टू से कि इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर ना आप पहले एलपीजी का पॉलिसी करो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बताओगे, न्यू एनईपी जिसमें आप क्या एक्सप्लेन करने वाले हो, आपका एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हुए, जैसे आप लैंड रिफॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, टैक्स रिफॉर्म्स हुए, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुए, प्राइवेटाइजेशन के बारे में बताओ, ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग। नाउ डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन नंबर। जितने मार्क का क्वेश्चन आएगा उतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की नीड नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बस अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन, जितना टू द पॉइंट क्वेश्चन, उतने ज्यादा मार्क्स। कोई डिफिकल्ट नहीं है। इको में 80/80 लाना इज इजी, बस न्यूमेरिकल संभाल लेना, न्यूमेरिकल सही तो थ्योरी तो हो ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमने कल भी किया था कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर जब, वाई ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे सर्व एज द एक्सपर्टीज, स्किल्स जितने ज्यादा होंगे उतना ही इकोनॉमी में क्या होगा, बेनिफिट होगा। और ह्यूमन कैपिटल के लिए कहाँ कहाँ से एक्सपेंडिचर होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सप्लेन रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। कल किया था ना हमने, दैट इज सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज इज नोन एज द रूरल डेवलपमेंट। और रूरल डेवलपमेंट में क्या लिखोगे? रूरल डेवलपमेंट में एक तो आपने लिख दिया कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंप्रूव करने चाहिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए आपका, एंड अदर पॉलिसीज जो हमने कल के वीडियो में किया है। डू द चेक वीडियो ऑन द रूरल डेवलपमेंट, बिल्कुल इनिशियली 10-11 मिनट्स में ही है, वहां पे जाके आप इसका वीडियो चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ईयर बाय ईयर रिपीट होता है। इसी के एड ऑन एक और क्वेश्चन बताती हूँ। रोल ऑफ एजुकेशन हो गया कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, एंड व्हाट द रोल गवर्नमेंट प्लेस इन एजुकेशन। ये क्वेश्चन ना हॉट फेवरेट है, ये जरूर आता है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे स्पेंड किया है, सेकेंडरी एजुकेशन पे, एंड टू द हायर एजुकेशन एज वेल। व्हाट इज द डिफरेंस? एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपका 6 to 9 और 14 ईयर्स के बच्चों के लिए, और हायर एजुकेशन फ्रॉम द एडल्ट एज 17 और 18। इन दोनों के बीच का जो एज गैप है 14 to 17 और 18 ईयर्स के एज तक का जो एजुकेशन है, उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी रोल। सो कैसे गवर्नमेंट ने इन रोल्स के लिए क्या है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, ये क्वेश्चन जरूर करना है अलॉन्ग विद द रोल ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन किसके लिए काम आएगा? टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर्मेशन या ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है जी। ओके, 17 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। कॉजेज क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, वो सब लिख दोगे। अब इसको ना बहुत डिटेल में कर लेना, अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन। अनएम्प्लॉयमेंट में हमारे पास एक तो आपका क्या है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है, बिकॉज वेजेस लोगों को नहीं मिलते जिस हिसाब से वो लेना चाहते हैं। फिर देर इज अ डिस्गाइज टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे ही कॉजेज हैं जो यहाँ पे जाएंगे। एंड देर इज अ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाई देयर इज अ लो फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रादर देन मेल। ज्यादा फीमेल्स काम क्यों नहीं करते मेल से कंपैरेटिवली इन अर्बन एरिया, और रिवर्स ऑफ दैट रूरल एरियाज के अंदर जो है फीमेल वर्किंग रेट ज्यादा है दैन द मेल। तो ये ध्यान में रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी क्वेश्चन, छोड़ के नहीं जाना है, पेपर बस परसों ही आने वाला है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। 18, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर द कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड्स हो, रेलवेज हो या कम्युनिकेशन हो। 19, कंपेयर इंडिया एंड चाइना इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ये तो हमने बहुत अच्छे से समझा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में कौन ज्यादा सबसे ऊपर है, आपका चाइना। क्यों? क्योंकि चाइना ने क्या किया, 1978 में ही क्या किए थे, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो स्टार्ट कर दिए थे, और इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चालू हुए थे आपके 1991 के अंदर। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया का
जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम है एज कंपेयर टू चाइना, लेकिन इतना लिखना सफिशिएंट नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में आप पर कैपिटा इनकम डिफाइन कर सकते हो। सो ये सब डिटेल्स जो है आपको टेबल से अच्छे से करनी है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे, एक्सप्लेन मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट के चैप्टर में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, मीनिंग क्या है और आपके कॉजेज क्या है पॉवर्टी के बेसिस पे, तो ये ध्यान में रखना। आई बिलीव कि जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं इट इज़ वर्थफुल टू यू, काम आएंगे आपके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सेम काइंड ऑफ अ वीडियो मैं कल भी लेकर आऊंगी, ओनली ऑन द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम नेशनल इनकम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो काइंडली कमेंट फॉर द न्यूमेरिकल क्वेश्चन